हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं फिर से अभ्यास ऐप के जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट पेपर में से उठा के वो आपके सामने हम सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये जो प्लेलिस्ट है पूरी जेईई मेन 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो है प्रूव होने वाली है ये वाली सीरीज। तो जरूर स्टार्टिंग से देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन में दिया है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है 4i कैप माइनस 5k कैप के बराबर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो है आपके पास 4i कैप, और जो z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपके पास माइनस ऑफ 5k कैप के बराबर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव k डायरेक्शन में है, नेगेटिव z डायरेक्शन में है। हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, और पॉइंट A है हमारे पास 403 और हमारे पास पॉइंट B है 10,3,0। तो मैं इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूं, देखिए। हम x बराबर 4 से जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 10, और हम जा रहे हैं y इज इक्वल टू 3 से y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3, और हम जा रहे हैं z इज इक्वल टू 3 से z इज इक्वल टू 0। हम ये सारे काम कर रहे हैं एक साथ। तो यहां देखिए आप y डायरेक्शन में मूव करने पर कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में और z में है, तो y डायरेक्शन में चलें ना चलें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो y डायरेक्शन में चलने से कुछ नहीं होगा। अब x डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा VB माइनस VA, x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये x डायरेक्शन में चलने पर VB माइनस VA कितना आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा 6, और ये कमी आई है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस, तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 24 वोल्ट। ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ पे और x इज इक्वल टू 10 होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है, तो B का पोटेंशियल कम होगा, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस x डायरेक्शन में चलने पर माइनस 24 वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन और y डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, और z डायरेक्शन में देखिए चलने पर क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है और हम z की वैल्यू 3 से z की वैल्यू 0 तक जा रहे हैं, यानी नेगेटिव z की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहां पे भी कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो VB माइनस VA जो है वो z डायरेक्शन में मूव करने की वजह से आपको मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5, तो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 15 वोल्ट। तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा टोटल potential difference VB minus VA is equals to minus of 24 minus of 15 is equals to minus of 39 volt। तो ये आपको जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाने वाला है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी जर्नी को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक x डायरेक्शन में मोशन, y डायरेक्शन में मोशन, z डायरेक्शन में मोशन, और तीनों की वजह से जो पोटेंशियल में चेंजेस हैं उन सबका समेशन मैंने कर दिया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 39 वोल्ट के बराबर। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है f0 340 हर्ट्ज के बराबर, और इसमें टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 1% है। टॉलरेंस का मतलब है यहां पर कि डेल्टा f अपॉन f इंटू 100 परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इज इक्वल टू 1%। तो रेजोनेंस कॉलम मेथड में हम मेजर कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस हमें मिलता है 24 सेंटीमीटर और 74.70 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है परमिसिबल एरर इन स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। तो आपको यह याद होना चाहिए कि रेजोनेंस का जो कॉलम मेथड होता है स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का, उसमें फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, दैट इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1, 2 टाइम्स L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आता कैसे है आप जरूर चेक कीजिए, अपने नोट्स या बुक चेक कीजिए। उसमें होता है कि पहले कॉलम जो है उसमें लिक्विड भरा होता है, तो एक इस तरीके से आपको पैटर्न मिल रहा होता है वेव का, स्टैंडिंग वेव मिल रही होती है, और यहां पे हम लिखते हैं कि ये लेंथ जो है L1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं L1 प्लस एंड करेक्शन इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4।
उसके बाद इस कॉलम की लेंथ को जो है चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे अब की बार पानी को और नीचे उतार देते हैं, तो अब की बार हमें मिलता है कुछ इस तरीके का पैटर्न। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है L2 के बराबर है, और L2 प्लस E जो है वो किसके बराबर है, 3 लैम्डा बाय 4 के, 3 लैम्डा बाय 4 के। इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम लैम्डा निकाल लेते हैं, और लैम्डा हमारे पास आ गया तो स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला हमारे पास आता है v is equals to 2 into L2 minus L1। v is equals to 2, एक उल्टा लिख दिया मैंने, लैम्डा की वैल्यू आती है आपके पास, ये लैम्डा आता है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 into L2 minus L1। और यदि आपको स्पीड निकालनी है, v is equals to f लैम्डा के बराबर होता है, सो v is equals to f लैम्डा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2 times f L2 minus L1। अब आपको यहाँ पे एरर निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेल्टा v by v, डेल्टा v by v और इज इक्वल्स टू, हमें वही निकालना है, 2 times 2 तो हट जाएगा, डेल्टा f by f, और यहां मिल जाएगा आपको प्लस में डेल्टा ऑफ L2 minus L1 डिवाइडेड बाय L2 minus L1। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, 100 और यहाँ पे मिल जाएगा 100। तो यहां से मिलेगा आपको 100 डेल्टा v by v इज इक्वल्स टू डेल्टा f by f इंटू 100, और इसको आप खोल लेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा L2 माइनस L1 को लिख सकता हूं डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं तो सब जगह साइन जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा आपके पास L2 माइनस L1, आ जाएगा आपके पास L2 माइनस L1, 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना ही है। तो डेल्टा f by f इंटू 100 को लिख सकता हूं मैं, 1% के बराबर दिया है आपको, प्लस डेल्टा L2 में कितना जो है एरर आ सकता है, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो मैक्सिमम एरर हो सकता है 0.01 डिवाइडेड बाय L2 माइनस L1 की बात करें तो 74.70 में से आप 24 माइनस कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 24 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.570, सो 50.70 इंटू 100, और यहाँ पे मिलेगा L1 डेल्टा L1 अपॉन L2 माइनस L1। डेल्टा L1 की बात करें, यहाँ डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, एक जीरो है, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 0.1 इज द लीस्ट काउंट। देखिए ऐसी क्वांटिटीज में लीस्ट काउंट जो है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं, वो लीस्ट काउंट होता है डेल्टा L। लीस्ट काउंट क्यों है, बिकॉज जो हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है मेजर करने के लिए, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो इतनी ही प्रिसीजन के साथ वो मेजरमेंट कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें एरर मिल रहा है इसमें, 0.1 सेंटीमीटर इसमें, 0.01 सेंटीमीटर इसमें, यानी कि दोनों लेंथ का को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। और डेल्टा L1 की वैल्यू कोई पूछे आपसे तो कहेंगे 0.1, यहां आपसे पूछे तो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 0.01 इज द डेल्टा L। सो डेल्टा L1 लिख सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय ये है 50.70 और इनटू 100, कोई सा भी L1 कोई सा भी L2 मान लीजिए। अच्छा L1 दिया है तो 0.1 लिखा है, L2 दिया था यहाँ पे 0.01, ठीक है बिल्कुल। अब इसको आपको करना है सॉल्व, इसको करना है आपको सॉल्व, इसको ऑलमोस्ट मान लीजिए 50 के बराबर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, क्योंकि काफी दूर दूर हैं जो ऑप्शंस हैं। तो आपको मिलेगा 1 प्लस ये आ जाएगा 0.01 इंटू 100 यानी कि 1/50, और यहाँ मिलेगा आपको अगला 10/50, 10/50, 0 से 0, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 0.02 प्लस 0.2, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.22% का आंसर मिल जाता है। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1.2%। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट N along with the path ACB. The initial temperature of A is T0. Calculate the heat absorbed by the gas in the process ACB. तो इस पूरी प्रोसेस में ACB में आपको बताना है कि हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है। हीट एब्जॉर्ब का मतलब है कि हीट जो सिस्टम ने ले ली है, हीट सिस्टम ने ले ली है, इसका मतलब जो हीट जिसका साइन पॉजिटिव है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कितनी पॉजिटिव हीट हमें यहाँ पर मिल रही है इस इक्वेशन से, इस पूरी प्रोसेस में। तो आप यहां देखिए कि A पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो T0 के बराबर है, तो मैं A पॉइंट पर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं P0 V0 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू 1 के बराबर है, यहां आ जाएगा R इंटू T0, तो T0 की वैल्यू आपको मिल जाती है P0 V0 डिवाइडेड बाय R। नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 के बराबर है। ठीक, अब हम एक एक करके प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस में हीट निकालते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं प्रोसेस नंबर AC की। प्रोसेस A से लेके C में आप कह सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है,
प्रेशर कांस्टेंट है। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, प्रेशर कांस्टेंट है इस पूरी प्रोसेस में। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई? एक आइसोबैरिक प्रोसेस हुई। ये प्रोसेस है आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी। Cp को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, तो इसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी, और आर डेल्टा टी को लिख सकता हूं मैं डेल्टा पीवी। आप लिख सकते हैं यहां से 1 प्लस एफ बाई टू इंटू डेल्टा पीवी। तो ये वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आएगी आपके पास, 1 प्लस 3 बाई टू डेल्टा पीवी, यानी पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। पी फाइनल वी फाइनल की बात करूं तो आपको मिलेगा यहां से 2 पी नॉट वी नॉट, और पी इनिशियल वी इनिशियल की बात करूं तो आपको मिलेगा पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट यहां से आपको मिलने वाला है, तो आपको मिल जाएगा 5 बाई टू पी नॉट वी नॉट। पी नॉट वी नॉट का मतलब लिख सकता हूं आर टी नॉट, सो 5 बाई टू आर टी नॉट आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट ये वाली एब्जॉर्ब करी है, इस वाली प्रोसेस ए टू सी में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ये हमारे एक आंसर का पार्ट होगा। अब बात करते हैं बी से सी जो प्रोसेस है इसकी। तो बी से सी जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस का नाम है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट का फॉर्मूला हम वहां पे लिखते हैं NCV डेल्टा टी के बराबर, इसको लिख सकता हूं F बाई टू डेल्टा पीवी के बराबर। तो F की वैल्यू है 3 बाई टू डेल्टा पीवी, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। B पॉइंट पर देखिए प्रेशर कितना है, 2P नॉट के बराबर, वॉल्यूम कितना है 2V नॉट के बराबर। C पॉइंट पे देखिए प्रेशर कितना है P नॉट, वॉल्यूम कितना है 2V नॉट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स P नॉट V नॉट माइनस 2 टाइम्स P नॉट V नॉट, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा यहां से 3RT के बराबर, 3RT नॉट के बराबर मिल जाएगा आपको हीट। तो ये पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक आंसर का पार्ट हमारा होने वाली है। अब बात करते हैं प्रोसेस बी से ए की। प्रोसेस बी से ए की बात करते हैं, प्रोसेस बी टू ए। अब बी टू ए प्रोसेस को आप ध्यान से देखें, यहां पे देखिए वॉल्यूम और प्रेशर, और यहां पे देखिए प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये ऑरिजिन से पास होने वाली है, ऑरिजिन से पास ये होने वाली है लाइन, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रोसेस कौन सी हुई, यहाँ पे प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। तो मैं लिख सकता हूं PV की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको मिल जाती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। CV की वैल्यू कितनी है, F बाई टू R के बराबर है, प्लस R अपॉन 1 माइनस -1, आपको मिल जाएगा ये F बाई टू R विच इज 3 बाई टू R और प्लस R बाई टू। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1.5 और 1 2, 2R के बराबर आपको हीट कैपेसिटी मिल जाती है। तो आप यहां से हीट का फॉर्मूला लिख सकते हैं NC डेल्टा टी। किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला NC डेल्टा टी। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2R डेल्टा टी, और R डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा पीवी, तो आ जाएगा आपके पास 2 डेल्टा पीवी, और डेल्टा पीवी की वैल्यू आप यहां पे रखेंगे तो फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है यहाँ पे P नॉट V नॉट, इनिशियल कितना है 4 P नॉट V नॉट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से -3 P नॉट V नॉट के बराबर। यहाँ पे जो हीट है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हीट जो है वो रिलीज हुई है सिस्टम में से, बाहर निकली है, एब्जॉर्ब हीट नहीं है। तो हमें टोटल हीट एब्जॉर्ब निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से ये वाली हीट एब्जॉर्ब हुई है, ये वाली हीट एब्जॉर्ब हुई है, दोनों को जो है आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5 बाई टू प्लस 3 RT नॉट, आपको मिल जाएगा 3 6 11 बटा 2 RT नॉट के बराबर हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ए वाला पार्ट। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Assuming that 4 protons combine to form a helium nucleus and 2 positron each of mass this much AMU, calculate the energy released given masses आपको दिए हुए हैं। तो 4 प्रोटॉन है हमारे पास, 4 इंटू 1H1, और ये मिलके बनाते हैं हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि 2He4, और साथ में बनते हैं 2 पॉजिट्रॉन यानी कि 2 इंटू 1E0। अब इस प्रोसेस में जो आपको एनर्जी है वो निकालनी है, कितनी निकलेगी,
तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में मास डिफेक्ट कितना है। मास डिफेक्ट का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये मास डिफेक्ट निकालिए और मास डिफेक्ट में c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको हीट जो एनर्जी है मिल जाएगी। तो पहले हम डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 4 इंटू 1H1 का मास कितना है 1.007825 और इसमें से माइनस आपको करना है हीलियम का मास। हीलियम का मास कितना है 4.002603 और माइनस करना है दो पॉजिट्रॉन्स का मास। दो पॉजिट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0.000549। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा एम की वैल्यू मिलने वाली है एएमयू में। निकाल लीजिए अपने आप, है ना। और हम एक बात जानते हैं, हमारे पास एक रेडीमेड रिजल्ट है कि एक एएमयू के बराबर यदि मास डिफेक्ट आता है सो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी निकलती है। तो हम ये जो हमारे पास डेल्टा एम आएगा उसमें हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, निकाल लेना, आंसर आ जाता है एग्जैक्ट। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एसएचएम की बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 8 यूनिट ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं एक वेव की इक्वेशन लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। मैं एक वेव की इक्वेशन मान लेता हूं कि एक वेव की इक्वेशन है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। एम्पलीट्यूड इसका 8 यूनिट के बराबर है। 8 यूनिट के बराबर इसका एम्पलीट्यूड है। क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर है और कहते हैं कि उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 यूनिट के बराबर है। आप जानते हैं एसएचएम वेव का जो मोशन है और पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 यूनिट के बराबर दिया हुआ है। तो यहां लिखूंगा मैं 6 और यहां आ जाएगा आपके पास 8, यहां आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू 10। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक, सिर्फ इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाली है। तो यहां से देखिए आपको मिल जाएगा साइन ऑफ ये ओमेगा टी माइनस 10k इज इक्वल्स टू 6/8। 6/8 हो जाएगा, 2 3 6 2 3 4। तो साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं क्या? तो ओमेगा टी माइनस ये हो जाएगा लगभग 0.75 माइनस 10 इंटू के इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.75। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसकी वैल्यू याद है, लेकिन मैं ऐसे चीटिंग नहीं करना चाहता। सबको याद नहीं हो सकती 0.75 की वैल्यू, साइन इनवर्स 0.75 की। तो हम थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये 45 डिग्री के बराबर है, बिकॉज 45 कितना होता है साइन 45 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/√2 की वैल्यू होती है लगभग 0.7 के बराबर। तो मैं इसे π/4 के बराबर मानने वाला हूं। तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू π/4। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यार काम नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है ये जो है लगभग 48-49 डिग्री के आसपास होता है, 48.8 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। अब आगे दिया है कि एक और पार्टिकल है जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और उसका डिस्प्लेसमेंट 4 यूनिट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फिर से कि ओमेगा टी माइनस 25 इंटू के इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट है 4, एम्पलीट्यूड है 8, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया आपके पास π/6। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशंस में से एक में से दूसरे को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा? तो इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। तो माइनस प्लस और माइनस आपको यहां पे मिलेगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, आपको मिलेगा 15 इंटू के इज इक्वल टू π/4 माइनस π/6। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 4 2 24 1 12। सो π/12 आपको मिलेगा यहाँ पे 15 इंटू 2π/λ इज इक्वल्स टू π/12। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है। लैम्डा आपको मिल जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 12। तो ये 360 आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल रही है। लैम्डा की वैल्यू 360 मिल रही है। दोबारा चेक कर लीजिए, 35 36 360 आपको मिल रही है।
अब यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू है इसकी ज्यादा ली थी, हमने इसकी वैल्यू पाई बाई 4 ले ली थी, लेकिन ये पाई बाई 4 45 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा यदि है तो यहां पे भी हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला है, यहां पे भी डिफरेंस हमें कुछ ज्यादा मिलेगा। डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो लैम्डा, अच्छा डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो ये जब इधर जाएगा तो मतलब ये 360 से कम आना चाहिए। तो 360 से कम, ये एग्जैक्ट यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 300 के आसपास आती है। इसमें ऑप्शंस चारों गलत दिए हैं, तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो है 250 सेंटीमीटर है, तो हमें यही टिक करना होगा मजबूरन। वैसे इसका आंसर यदि आप एग्जैक्ट डेटा लेते हैं तो 300 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो इसका आंसर वैसे कोई सा भी मैच नहीं करता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है 360 के आसपास जो है, ये लगभग 300 आता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो हमारा 360 है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमने ओवर एस्टिमेट किया था वैल्यू, मतलब हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये पाई बाई 4 लिख लिया था, असली में आता है ये पाई बाई याद है 48-49 डिग्री के आसपास। 49 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो इसके बाद ये वैल्यू कम आनी चाहिए 360 से काफी। तो 250 नहीं आती है, 300 आती है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं है वैसे तो, लेकिन यदि सबसे नजदीक देखा जाए तो आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। तो इसे आप टिक कर सकते हैं। वैसे एडवाइसेबल नहीं है कि ऐसा मत करके आए, मैक्सिमम टाइम जो है आपकी गलती होती है कैलकुलेशन में, फिर भी आप तुक्के की तरह आप यूज करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें। यदि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, बहुत दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है, तो आप छोड़ दें उसको, है ना, बोनस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगले सवाल में दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। एक क्यूब जिसका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम हम कट कर सकते हैं, कट कर लिया जाता है। तो अब बताइए क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास होता है और उसके एक फेस के परपेंडिकुलर है। तो देखिए, एक आपके पास स्फीयर है और एक स्फीयर में से जितना बड़ा मैं क्यूब चाहता हूं, सबसे बड़ा क्यूब जो पॉसिबल है वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम जानते हैं कि क्यूब में जो डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल, वो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3 के बराबर। और ये यदि 2r के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जो क्यूब होगा वो मैक्सिमम साइज का क्यूब होगा। तो हम यहां से मिल गया हमें जो मैक्सिमम साइज का क्यूब है, उसको मैं अब क्यूब बोलूंगा सिर्फ, उसका एज लेंथ आ जाएगा 2r/√3 के बराबर। ठीक, तो हमें इस क्यूब का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यूब का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो किसी एक फेस के सेंटर से पास होता है, एक फेस के सेंटर से पास होता है। अब आप एक बात याद रखना, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन जो एक्सिस की अलोंग है, ये डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं आती है। याद रखना कि जो एक्सिस के अलोंग ये वाली डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन है क्यूब की, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी योगदान नहीं होता है। ये एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है वो आती है ना, लेकिन ये वाली जो डायमेंशन है इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे फ्लैटन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं इसको पिचका सकता हूं। यदि इसको पिचका देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर प्लेट मिल जाएगी, और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 होता है। तो सेम बिल्कुल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो जाएगा, ma²/6 के बराबर। ठीक, तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2r/√3। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा कि मास ऑफ क्यूब इनटू a² आ जाएगा आपके पास 4r² डिवाइडेड बाय 3, ma²/6, यहां पे आ जाएगा 6, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, सो 2/9 mr², यहां पे आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये मास जो है क्यूब का मास है। अब क्यूब का मास हमें निकालना है स्फीयर के मास से। तो मैं लिख सकता हूं स्फीयर का डेंसिटी जो है m/4/3 πr³ के बराबर है, और यहां पे हम क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब का मास हमें मिल जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम कितना है, a³ को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा आपके पास 8r³ डिवाइडेड बाय 3√3 लिख सकता हूं। सो 8r³/3√3, 8r³/3√3 में लिख सकता हूं। तो r³ से r³ कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 गया, 4 से 2 गया, तो आपको मिलता है यहां से 2m डिवाइडेड बाय π√3।
ये मास आपको मिल जाता है क्यूब का। वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2m, m की जगह आ जाएगा आपके पास 2m डिवाइडेड बाय पाई रूट 3, यहाँ पे है आपके पास 9 तो आ जाएगा आर स्क्वायर। सो 4/9 रूट 3 m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलने वाला है। सो 4/9 रूट 3 मिला लें, 4/9 रूट 3 पाई एम आर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, एक पीस ऑफ मेटल है जो फ्लोट करता है मरकरी में। मेटल का पीस मरकरी में फ्लोट कर रहा है। तो यहां पे मेटल है और मेटल जो है वो फ्लोट कर रहा है मरकरी में। मरकरी मरकरी मरकरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मेटल के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो मेटल के ऊपर जो लगने वाला बायंसी फोर्स है, मैं कह सकता हूं बायंसी फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो बायंसी फोर्स में लिखूंगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g इज इक्वल टू टोटल मास कितना है मेटल का मास में लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ टोटल मेटल इनटू g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहां पे एक रिजल्ट मिलता है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये आपके पास क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द मरकरी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उस लिक्विड में। ये टर्म आप याद रखें, ये रिलेशन आप याद रखें। आगे दिया है क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ मेटल एंड मरकरी आर Γ1 एंड Γ2। तो मेटल का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन Γ1 है, मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट Γ2 है रिस्पेक्टिवली। If the temperature of both mercury and the metal are increased by delta T, then the fraction of volume of the metal submerged in mercury changes by the factor। तो बेसिकली आपसे इस क्वांटिटी का, इस फ्रैक्शन का रेशियो पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट से ये चेंज हो जाता है, कितने फैक्टर से चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो चेंज होगा और जो मेटल का वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा। सो हमें यहां पे एफ डैश निकालना है, विच इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ मेटल बाद में टेम्परेचर बढ़े हुए टेम्परेचर पर डिवाइडेड बाय मरकरी की डेंसिटी एट बढ़े हुए टेम्परेचर पर। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ, हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है, रो डैश ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय रो ऑफ मरकरी आफ्टर एट इंक्रीज टेम्परेचर, और डिवाइड करना है इससे डिवाइडेड बाय रो मेटल बाय रो एच जी। तो आ जाएगा आपके पास रो एच जी डिवाइडेड बाय रो मेटल। ये आपको यहां पे लिखना है। तो मैं यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मुझे डेंसिटी का वेरिएशन पता होना चाहिए कि डेंसिटी का वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। यदि मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम में चेंज, मास तो है सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है कितना हो जाएगा, v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो नई जो डेंसिटी है बन जाती है m अपॉन v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m अपॉन v जो है कितना होता है आपके पास, ओरिजिनल डेंसिटी। तो इंक्रीज्ड डेंसिटी या कह सकते हैं कि नई डेंसिटी जो है वो हो जाएगी रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये डेंसिटी का वेरिएशन होता है। तो मैं ये फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे जो f डैश अपॉन f निकालना है, मुझे f डैश अपॉन f निकालना है। नया फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय पुराना फ्रैक्शन इज इक्वल टू रो डैश मेटल की नई डेंसिटी। मेटल की नई डेंसिटी के लिए लगाऊंगा फॉर्मूला मेटल की पुरानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। और क्या है यहां पे, और यहां पे है नीचे मेटल की पुरानी डेंसिटी 1 अपॉन मेटल की पुरानी डेंसिटी। ऊपर क्या है मरकरी की पुरानी डेंसिटी और नीचे क्या है मरकरी की नई डेंसिटी। मरकरी की नई डेंसिटी लिखूंगा मरकरी की पुरानी डेंसिटी इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी। अब देखिए आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं सब,
तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। सो 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी विल बी योर आंसर। समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो भी यहां पे लिखा है फॉर्मूला, ये जरूर आप याद रखें कि डेंसिटी जो है हम टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरीके से प्रभावित होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, तो ये 1 से ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो नई डेंसिटी हो जाएगी ये। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक YDSE एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस है। तो हम जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि हम इक्वल इंटेंसिटी के सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलती है हमें सेंट्रल पे 4I0 के बराबर। किसी भी एक स्लिट का इंटेंसिटी I0 के बराबर है तो सेंट्रल मैक्सिमा गया, किसी भी मैक्सिमा पर इंटेंसिटी 4I0 के बराबर होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा हमें मिलता है कहां पर? पॉइंट P पर। तो एट पॉइंट P मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये 2 है, 2 से 2 गया 0, तो cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा फाई आपको मिलता है पाई बाई 2 के बराबर, और डेल्टा फाई को लिख सकता हूं मैं पाथ डिफरेंस की फॉर्म में, दैट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई से मर गया पाई, डेल्टा एक्स आपको मिल गया लैम्डा बाय 4, और डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 4 के बराबर है, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 के बराबर है। तो मैं ये जानता हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है, यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा होता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होती है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पाथ का डिफरेंस जो है किसके बराबर होगा? लैम्डा बाय 4 के बराबर होगा। लैम्डा बाय 4 के बराबर पाथ का डिफरेंस होने वाला है, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d sin थीटा के बराबर। d sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा लिख सकते हैं, और d tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? d इंटू y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये डिस्टेंस यदि y के बराबर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस d के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस को d sin थीटा के बराबर, d tan थीटा के बराबर, dy बाय d के बराबर, और ये किसके बराबर है? लैम्डा बाय 4 के बराबर है। तो यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? लैम्डा अपॉन 4, ये d है, कैपिटल D है। आपको क्या निकालना है? अंत में आपको निकालना है एंगुलर सेपरेशन। बताइए कि पॉइंट P और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें ये सेंट्रल पॉइंट और पॉइंट P के बीच में एंगुलर सेपरेशन निकालना है। तो आर्क अपॉन रेडियस आप यहां पे कर सकते हैं। आर्क कितना है? y के बराबर है, रेडियस कितना है? d के बराबर है। तो आपको जो एंगुलर विड्थ है मिल जाती है y अपॉन कैपिटल D के, यानी कि लैम्डा अपॉन 4d के। तो एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन 4d। तो चेक कीजिए साइन थीटा या टेन थीटा लैम्डा अपॉन 4d होना चाहिए। तो साइन थीटा यहां लिखा है लैम्डा अपॉन 4d, यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहां इन्होंने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, फिर भी हमारा सही है। टेन हो या साइन हो, दोनों में लैम्डा अपॉन 4d आना चाहिए। साइन थीटा टेन थीटा आपस में बराबर होते हैं यदि एंगल छोटे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9 मीटर। 9 मीटर की हाइट से एक उसको ड्रॉप कर देते हैं बॉल को। तो ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डिराइव करने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां से यदि कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से गिरता है तो उसकी स्पीड गिरने से जस्ट पहले कितनी हो जाएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ 2gh। कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो कोलिजन के जस्ट बाद उसकी स्पीड हो जाती है e टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट e टाइम्स अंडर रूट 2gh स्पीड से यदि जा रहा है तो कितना मैक्सिमम हाइट वो ट्रेवल करेगा? तो फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्सिमम हाइट का, होता है u स्क्वायर बाई 2g के बराबर। तो इसका स्क्वायर अपॉन 2g करेंगे तो आपको मिलेगा e स्क्वायर h। यानी कि अब टकरा के ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ e स्क्वायर h हाइट तक ही जा सकता है। अब ये वापस लौटेगा e स्क्वायर h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद उसकी जो दोबारा हाइट होगी वो होगी आपके पास e रेज़ टू द पावर 4h। तो मैं यदि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहता हूं तो देखिए मैं क्या लिखूंगा,
पहले उसने h हाइट ट्रेवल करी है, h डिस्टेंस ट्रेवल करी है जब वो नीचे आया है। उसके बाद नीचे से चल के वो e स्क्वायर h हाइट तक गया है ऊपर, उसके बाद वापस e स्क्वायर h हाइट लौटा है, उसके बाद टकरा के e रेज़ टू द पावर 4h हाइट गया है, उसके बाद वापस नीचे आया है e रेज़ टू द पावर 4h प्लस ऐसे ही ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो यहां देखिए मैं लिखूंगा h प्लस 2e स्क्वायर h प्लस 2e रेज़ टू द पावर 4h प्लस 2e रेज़ टू द पावर 6h प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ h को पहले बाहर निकालिए, h कॉमन ले लिया मैंने सब जगह से, 1 प्लस, और इस पूरी सीरीज में से इसको 1 को अकेला छोड़ दीजिए, इस पूरी सीरीज में से 2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से e स्क्वायर भी ले लीजिए, e स्क्वायर भी ले लीजिए तो आपको मिलेगा 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e रेज़ टू द पावर 4 प्लस e रेज़ टू द पावर 6 प्लस e रेज़ टू द पावर 8 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। बिकॉज e 1 से कम होता है तो मतलब ये 1 से छोटा है, ये e स्क्वायर से भी छोटा है, ये e रेज़ टू द पावर 4 से भी छोटा है, इसका मतलब ये एक कन्वर्जिंग सीरीज आपको मिल रही है। कन्वर्जिंग जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, समीशन जानते हैं a अपॉन 1 माइनस r। a होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, कोई भी एक टर्म उससे पिछली वाली टर्म, इनका रेशियो आ जाएगा आपके पास e स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपके पास 2e स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपके पास 1 प्लस, और यहाँ क्या है बाहर आपके पास h। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। सो यू विल गेट, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। यदि वो बॉल ऊपर से आ रही है नीचे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e के बराबर है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 9 जो है h की वैल्यू है, 1 प्लस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4, सो 5 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, 4 बाय 3, 4 से 4, 3 से 3, 15 मीटर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो 15 मीटर आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भूल मत जाना, फॉर्मूला भूल मत जाना, h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। यदि आप टारगेट कर रहे हैं कि मैं फिजिक्स में 30 में से 25 क्वेश्चन सही करूंगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिकॉज आप जो है नहीं कर सकते अफोर्ड पूरा डेरिवेशन। और यदि आपका टारगेट 25 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस नहीं है, 20 है, 15 है, तो आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा लिबर्टी है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है और वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 2v। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2v हिट कर दिया जाता है, हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। तो एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास 2m है इससे टकराता है, जिसकी स्पीड जो है v के बराबर है, और कोलिजन जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब ये दोनों एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और इसकी वेलोसिटी हो जाती है लेट्स से v वेक्टर के बराबर। तो आपको बताना है कि परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी इन द कोलिजन। तो इस कोलिजन में होने वाली परसेंटेज एनर्जी लॉस के बारे में आपको बताना है कितना होगा। तो पहले तो देखिए मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मानूंगा, इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन मानूंगा, तो आपको यहाँ पे लिखूंगा m इंटू 2v इंटू आई कैप प्लस 2m इंटू v j कैप इज इक्वल टू 3m इंटू v वेक्टर। तो यहां से v वेक्टर की वैल्यू आपको मिलती है 2v बाई 3 आई कैप प्लस 2v बाई 3 j कैप। यदि हम स्पीड की बात करें, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप यहां से लिख सकते हैं 2√2v बाई 3 के बराबर हो जाएगी। तो मैं पहले निकालता हूं कि कितनी एनर्जी पूरे सिस्टम के पास पहले थी, कितनी एनर्जी थी सिस्टम के पास, u इनिशियल k इनिशियल लिखना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो लिखूंगा हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। ये कितना हो गया जी, 2 2 2 2 3, सो 3mv स्क्वायर टोटल एनर्जी थी पूरे सिस्टम के पास। फाइनल कितनी एनर्जी हो चुकी है, फाइनल एनर्जी यदि आप निकालना चाहते हैं कि फाइनल, तो आपको यहां मिलेगा हाफ इंटू 3m इंटू v स्क्वायर 8v स्क्वायर बाई 9, 2 से गया ये 4 बार, 3 से गया ये 3 बार, सो 4mv स्क्वायर बाई 3 के बराबर एनर्जी यहाँ पे बची हुई है। तो परसेंटेज लॉस आपको बताना है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 माइनस 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 हो जाएगा आपके पास 5 बाई 9 इंटू 100, आपको मिल जाएगा 500 बाई 9 हो जाएगा 45, ओके 9 5 45, 55.5 के आसपास आपको मिलता है।
नियरेस्ट इंटीजर की बात करें, राउंड ऑफ की बात करें तो 56 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि कॉन्क्रीट स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसमें कैविटी है स्मॉल आर रेडियस की। तो यहां देखिए हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और ये कंक्रीट से बना है, इसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी का रेडियस है स्मॉल आर और इसमें कुछ और भरा है। क्या भरा है? सॉ डस्ट भरा है, बुरादा भरा है, सॉ डस्ट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में जो इनकी डेंसिटी है वो 2.4 और 0.3 है। तो इसकी डेंसिटी है 2.4, इसकी डेंसिटी है 0.3 के बराबर। तो आपको बताना है कि यदि कंप्लीटली सबमर्ज हम करना चाहते हैं, ये फ्लोट करता है, दिस सिस्टम फ्लोट्स विद इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज अंडर वाटर, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू द मास ऑफ सॉडस्ट विल बी इक्वल टू। तो ये पूरा स्फीयर फ्लोट करता है कंप्लीटली सबमर्ज स्टेट में, तो मैं कह सकता हूं कि जो सबमर्ज वॉल्यूम है वो पूरे स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो मैं यहाँ पे फ्लोटेशन की कंडीशन लगाऊंगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर की मान लेता हूं 1 इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी इज इक्वल टू mg को कैसे लिखूंगा? मास ऑफ सॉडस्ट, मास ऑफ दिस कॉन्क्रीट। तो यहां आप लिखेंगे कि डेंसिटी है कंक्रीट की 2.4 इंटू 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब माइनस आर क्यूब प्लस 0.3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं। अब 4/3 पाई 4/3 पाई से सब कैंसिल आउट हो गया, आप जी सब कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा आर क्यूब इज इक्वल टू 2.4 आर क्यूब माइनस 2.4 आर क्यूब और प्लस 0.3 आर क्यूब। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। ये टर्म को इधर ले जाएगी तो आपको मिलेगा 1.4 आर क्यूब, यहाँ मिल जाएगा आपको 2.4 0.3 2.1 आर क्यूब। सो 7 से गए 2 बार, 7 से गए 3 बार, तो आपको यहाँ मिलता है 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 2 आर क्यूब के बराबर। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कह देता हूँ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मास ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉडस्ट। मासेस के रेशियो निकालने हैं, तो मास ऑफ कंक्रीट लिखूंगा 2.4 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.3 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 3 से गए 8 बार, 8 इंटू डिवाइड कर दीजिए आर क्यूब बाय आर क्यूब माइनस 1, क्या जाएगा आपके पास 8 इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब का रेशियो जो है कितना है आपके पास 3/2 के बराबर है। सो 3/2 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। तो मासेस का रेशियो जो है कितना होगा 4 के बराबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। वीडियो आपको यदि पसंद आया, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपको यदि सीखने को मिला तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।